फकीरनी। रोजी ने जब तक होश नहीं संभाला था, उसे जुमेरात के दिन चढ़ावे के बताशों का सुबह से इंतजार रहता था। पीर साहिब के मज़ार पर जो लाल पीले गज गज भर के टुकड़े जो उनके अकीदतमंद बतौर चादर चढ़ा जाते थे, उनका घूंघट लगा कि वो अपने ख्याल में बिल्कुल दुल्हन बन जाती थी। फिर एक दिन एकाएक इसका जहन जाग उठा और वो बगावत पर आमादा हो गई। महल्ले की एक हम उम्र लड़की रोजी की बहुत प्यारी सहेली थी। रोजी के घर अक्सर घरों से चने और 10वीं-20वीं का जर्दा पिला को आ जाता था, जिसे खाते वक्त वो अपनी सहेली को जरूर याद रखती थी। एक दिन जब शाम होने को आई और वो सहेली गली कूचे में मिली, न तालाब के किनारे नजर आई, तो रोजी ने माँ की नजर बचाकर एक रिकाबी में थोड़ा सा जर्दा निकाला और कागज से ढककर उसके घर पहुंच गए। वो बेचारी सुबह से बुखार में पड़ी थी। रोजी ने इसके करीब जाकर रिकाबी से कागज हटाया और बड़े प्यार से कहा, देख, मैं दोपहर से तेरे लिए चावल रखे तुझे ढूंढ रही थी। इसी वक्त इस लड़की की माँ बावर्ची खाने से निकलकर आई और गुस्से से पूछा, रोजी, क्या है तेरे हाथ में? क्या खुला रही है लाबा को? कुछ नहीं खाला, थोड़ा जर्दा है, लाबा को बहुत पसंद है। रोजी ने घबरा कर कहा। कहाँ से आया जर्दा? लाबा की माँ ने और भी बिगड़कर पूछा। पे पता नहीं, आबा कहीं से लाए हैं। रोजी ने हकला कर कहा। देख बेशर्म, मैं पहले ही तुझसे कहती थी कि इस फकीर की छेविकरी के साथ न खेला कर। शेख होकर अब हमारी औकात ये रह गई कि मर्दों के नाम का खाना खाएं। इस मर्तबा लाबा की माँ अपनी बेटी से मुखातिब हुई। रोजी ने हैरत और कुछ खफगी से आंखें पेड़। खाला, हम क्यों फकीर होते? हम क्या सड़क पर भीख मांगते हैं? तुमसे तो सड़क पर भीख मांगने वाले अच्छे होते हैं। तुम्हारी तो जात ही फकीर है। कब्र खोदने और मर्दों के नहलाने वालों के हाथ का तो छुआ भी खाना मना है। लाबा की माँ ने बड़ी हकारत से कहा और रोजी की आंखें फटी की फटी रह गई। इसकी दिल की गहराइयों से एक चीख उठी जो हल्क तक पहुंचकर घट गई। शदीद जिल्लत के एहसास ने इसके नन्हे से वजूद को पारा पारा कर दिया और वो जर्दा की प्लेट उठाकर तेजी से अपने घर की तरफ भागी। इसे खौफ था जैसे इसका कोई राज खुल गया है और रास्ते में जो भी इसे देखेगा जोर जोर से फकीरनी फकीरनी कहकर चलाएगा। लाबा की माँ झूठी है। मैं माँ से जाकर उसकी शिकायत करूंगी। माँ से शिकायत का नतीजा और भी बुरा निकला। इसकी माँ ने ना सिर्फ इसे गालियां दी बल्कि 2 हाथ भी लगाए कि तू इस शेखानी के घर जाकर क्यों मरती है? जब देखो घर से खाना चरा के उधर उधर बांटती फुरती है। रोजी इस वक्त तो चुप हो गई मगर उसके दिल की खलिश बढ़ती गई। लाबा की माँ ने अपनी बेटी को मौलवी साहिब के पास पढ़ने बिठा दिया। यूं उसका रोजी के साथ घूमना फिरना बंद हो गया। रोजी ने इस बात को भी अपनी जिल्लत समझा और इसे अपने माँ बाप के पेशे और उनके वजूद से घन आने लगी। एक मर्तबा जब उसकी माँ कई घंटे बाद गांव के एक घर से लौटी तो अपनी चादर में लेटे हुए कपड़ों में से एक फूलदार रेशमी कमीज निकालकर उसको दिखाए। यह कमीज गिरेबान से दामन तक चाक थी। कैसी अच्छी कमीज है, मैं बानों की मशीन पर सिलवा दूंगी, तुम उसे ईद पर पहन लेना। रोजी की माँ ने खुश होकर कहा। रोजी को ऐसा लगा जैसे इसके तिलवाहे में आग लगी है और शोले भड़क कर उसके सरापा को झुलसा रहे हैं। मैं पहनूंगी इस कमीज को, मुर्दे के ऊपर से उतरी हुई कमीज को तो खुद क्यों नहीं पहनती? तेरा बस चले तो मुर्दे का कफन भी उतार के मुझे पहना दे। तो उसने लीक कर माँ के हाथ से कमीज छीनी और तार तार कर दी। माँ ने चूल्हे से आद जली लकड़ी अलिफाटे आई और इसे धमकाया तो रोजी ने जो भी मुंह में आया बकना शुरू कर दिया। यूं भी वो गांव की आम लड़कियों की तरह तो तड़ाख करती थी मगर आज वो इस तरह मुकाबले पर आई कि माँ को पुलो फैलाकर इसे कोसने के सवा चारा ना रहा। वो जूं जूं बड़ी होती गई, माँ बाप से झगड़ा और बहन भाई को पीटने का सिलसिला भी बढ़ता गया। घर का हर फर्द इससे नाला हो गया। एक रोज इसकी माँ ने अपनी पड़ोसन से कहा, अब तुम ही बताओ आपा। ये कमबख्त कहती है कि हम अपना काम छोड़ दें तो फिर हम क्या करें? फाके करें। और जब बाप दादा के जमाने से हम गांव के मुर्दे ठिकाने लगाते आए हैं तो अब काम छोड़कर किया हमारी जात बदल जाएगी? ये रहेगी फकीरनी की फकीरनी, कोई सैयदजादी तो नहीं बन जाएगी। रोजी की सूरत शक्ल बुरी नहीं थी, उम्र के साथ साथ इसमें निखार आ रहा था।
आसपास के शहर और गांव के बरादरी वाले पैगामात भी भेजने लगे थे, मगर वो हयादार लड़कियों की तरह खामोश रहने वाली कहाँ थी। वो फकीरों में बयां कर जाने पर किसी तरह आमादा नहीं थी। इसके माँ बाप पर एक एक पिल भारी हो रहा था। माँ बेटी में अच्छी खासी दुश्मनी शुरू हो गई थी। इसी दौरान रोजी की खाला दूसरे शहर से आई तो माँ ने इसे अपनी परेशानी का हाल सुनाया। पूरी दास्तान सुनकर इसने कहा, मत फिक्र कर, मैं खुद तुझसे इस बारे में बात करने वाली थी। तुझे तो पता है मेरे सर के बड़े भाई 20 साल पहले अपना शहर छोड़कर गुजरांवाला जा बसे थे। वहां किसी को भी पता नहीं कि उनकी आजाद बरादरी है। लोग उन्हें मिर्जा जी कहते हैं, मगर शादी ब्याह तो आखिर अपनी ही बरादरी में होगा। आजकल वो अपने पोते के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। लड़का चूड़ियों की फैक्ट्री में काम करता है। रोजी के लिए ये रिश्ता बाकल ठीक रहेगा। जब खाला ने रोजी को यकीन दिलाया कि गुजरांवाला में किसी को कानो कान खबर ना होगी कि इसके माँ बाप अपने गांव में क्या काम करते हैं, तो इसने शादी की हामी भर ली और फिर रुखसत होकर गुजरांवाला चली गई। यूं तो सच था कि रोजी के ससुराल वाले शीशे की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर पेशा लोग थे और कोई इसको हिकारत की नज़र से नहीं देखता था, मगर मैके में माँ से लाड़ लाड़ कर रोजी की जुबान खिल चुकी थी और सब्र और बर्दाश्त का मादा इसके मिजाज में नहीं था, इसलिए जल्द ही सास से तो में शुरू हो गई। शादी के साल भर बाद उसके यहाँ बेटी पैदा हुई और दूसरे साल बेटा हुआ। सास को शिकायत थी कि रोजी महज अपने बच्चों में लगी रहती है, घर के कामों में हाथ नहीं बटाती। रोजी के पास उन इल्जामात का एक ही जवाब था कि बुढ़िया मुझसे जलती है। वक्त गुजरता गया। इस दौरान वो कई बार अपी में के आई, मगर यहाँ वो मिर्जा जी की बहू के नाम से नहीं पुकारी जाती थी। सब यही कहते थे कि शादो फकीर की लौंडी ससुराल से आई है। रोजी को अब भी उन अल्फाज से फुरेरी आती, इसलिए वो 10-15 दिन से ज्यादा ना रुकती थी। इसके दादा ससुर तो इसकी शादी के चंद माह बाद ही गुजर गए थे, मगर जब बस के एक हादसे में उसके ससुर का भी इंतकाल हो गया तो दफतना इसकी सास ने तय किया कि रोजी मनहूस है, वो सबको खा रही है। अब बुढ़िया का बेशतर वक्त इसको कोसने देने और अपने खावंद की याद में रोते गुजरता था और रोजी गला फाड़ फाड़ कर पड़ोसियों को सुनाती कि सास मेरी चूड़ियों को देख देख कर जलती है। इसका बस चले तो मैं भी इसी की तरह हो जाऊं। रोजी का खावंद मंजूर तबीयता, खामोश मिजाज और सुलह पसंद था, फिर इसे बच्चों से भी मोहब्बत थी। बड़ा लड़का तो उसके साथ फैक्ट्री भी चला जाता था। बेटी भी इस काबिल हो गई थी कि जब वो घर आए तो रोटी निकाल कर उसके सामने रख दे। अगरचा छोटा बेटा 6 साल का हो गया था, मगर माँ के लाड प्यार में कुछ बिगड़ गया था। वो सुबह से शाम गिल्ली कूचों में खेलता, गालियां बकता और तुर्रा ये कि सबसे छोटी औलाद एक दायम अलमरीज बेटी थी जो साल भर की होने को आई, मगर हर वक्त पलंग पर पड़ी रोती रहती थी। रोजी के खावंद के लिए घर का माहौल बड़ा तकलीफ दे हो रहा था। इसने जब से कमाना शुरू किया अपने बाप की तरह सारे पैसे माँ के हाथ में देता था, मगर ससुर की मौत के बाद रोजी ने क़यामत धादी के बुढ़िया को किया हक है इस पैसे को हाथ लगाने का। माँ बीवी की इस जंग में मंजूर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और एक दिन इसने लातों और घूंसों से रोजी की अच्छी तरह मुरम्मत कर दी। रोजी के लिए ये तजर्बा बिल्कुल नया था। मंजूर बुराबला तो कहता था, मगर इस तरह मारता नहीं था। पहले तो रोजी ने जी भर कर सास को गालियां दे और फिर मियाँ को घर छोड़ने की धमकी दी। जब इसकी धमकी को मंजूर ने कोई अहमियत ना दी तो जोश में रोजी ने चारों बच्चों को साथ लिया और बस में बैठकर लाहौर पहुंच गई। वो ये भूल गई कि मिर्जा जी की बहू हफ्ता न अशरा को माँ बाप से मिलने ना नहीं आई, बल्कि शाद और फकीर की बेटी ससुराल छोड़ मैं के आ पड़ी है। माँ का हाल देखा कि बाप बीमार रहने लगा है, अब कैसे और फावड़े चिल्लाना उसके बस का काम नहीं रहा। जो उन भाई घर से भागकर कराची चला गया है और वहाँ टेलर मास्टर बन गया। कभी घर आता है और नामाली इमदाद करता है। अब तो पीर साहिब के मज़ार पर मिन्नत मुराद का जो थोड़ा बहुत मिल जाए इसमें गुजारा हो जाता था। माँ ने 2-4 दिन रोजी का गम सुनने से ज्यादा अपना दकेड़ा रोने में गुजारे, फिर ये बात वाजे कर दी कि इस तरह 4 बच्चे लेकर वो मैके में रोटियां नहीं तोड़ सकती। रोजी को एहसास हुआ कि खावंद का घर छोड़कर इसने बहुत बड़ी गलती की है। क्या वो जिल्लत उठाकर वापस चली जाए? अभी वो फैसला भी न कर पाई थी कि एक दिन और क़यामत टूटी। इसकी बड़ी बेटी बिल्लो छोटी बच्ची को कंधे से लगाए दौड़ती चलाती हुई घर में दाखिल हुई। अम्मा अम्मा, अब्बा आए थे, कहाँ हैं वो? वापस चले गए और मुनव्वर को भी साथ ले गए। हम सब जहाँ बस रुकती है वहाँ खेल रहे थे तो मैंने देखा कि पेड़ के नीचे अब्बा खड़े हैं।
उन्होंने मुनव्वर को बुलाया और कहने लगे कि मैं तुझे लेने आया हूं, मेरे साथ घर चल। मैंने कहा कि मैं भी घर जाऊंगी तो अब्बा कहने लगे कि मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता और अपनी माँ से कह देना कि मेरे लिए वो मर चुकी है, अगर उसने भी कदम भी रखा तो गोली से मार दूंगा। इतने में बस आ गई और अब्बा मुनव्वर का हाथ पकड़कर बस में चढ़ गए। रोजी ने खड़े खड़े पछाड़ खाई और रोने लगी। तब उसकी माँ ने कहा, ले अब मेरी छाती पर मूंग धुल, तुझ जैसी का दुनिया में गुजारा नहीं है, हम फकीरों में तेरा कैसे गुजर होगा। तो मिर्जा जी के महल से भी खाली हाथ निकल आई। अब कमा और खुला अपने पिल्लों को। रोजी की जिंदगी का ये मोड़ बड़ा कर्बनाक था। इसने मैं कि ससुराल में कभी मजदूरी की थी और ना उसका ढंग आता था, मगर कोई चारा भी ना था। अब गांव की औरतों के साथ वो मेहनत मजदूरी के लिए जाने लगी। कभी आलू की काश्त का काम है तो कहीं धान का। वो शाम ढले तक खेत खलियानों में काम करती और जब घर लौटती तो गोद की सूखी हुई बच्ची को रोता और माँ को चीखता हुआ पाती कि बिल्लो डेंग की डेंग हो गई है, मगर इतनी तमीज नहीं कि बहन को संभाल ले। ये गिलाजत में लिथली हुई मेरे कानों के पर्दे फाड़ती है, बेहतर है मर जाए तो पिन छोटे। रोजी के बाजू दिन भर की मशक्कत से फोड़े की तरह दुखते और टांगें शल हो जाती। इसे ये भी धया नहीं रहता कि बिल्लो से पूछे सुबह जाने से पहले जो 50 रुपए दावदे लाने को दे गई थी, वो दावदे बच्ची के हल्क से उतरा भी आ नहीं। वो मूंछ की टूटी चारपाई पर लेटती तो मुनव्वर का चेहरा कुछ देर को इसके जहन पर छा जाता। पता नहीं वो कैसा होगा। कभी अपनी माँ को भी याद करता होगा, अपने बाबा और दादी के साथ खुश होगा, लेकिन बिछड़े हुए बेटे की याद भी उसके जहन को देर तक बेदार ना रख पाती और बेहोशी जैसी नींद उसके हवास पर छा जाती। कल जब सुबह इसकी आंख खिली तो बराबर में पड़ी बच्ची उसकी तरफ फटी फटी आंखों से देख रही थी। रोजी का दिल तड़प गया। इसने सोचा कि ये कमबख्त तो हड्डियों का ढांचा रह गई है। आज शाम को मजदूरी मिलेगी तो इसे हकीम को दुखाकर दवा लाओगी। वो कई दिन से जमींदार के खलियान में चने बरसा रही थी। आज काम खत्म करके शाम को मजदूरी मिलना थी। इसने कंधा हिलाकर बिल्लो को जगाया। उफ जा, दिन चढ़ आया है, आज भूले से 50 रुपए का दूध ले आना, शाम को आकर पैसे दे दूंगी, इस वक्त नहीं है। तकरीबन 11 बजे बिल्लो खलियान पहुंची। अम्मा, अम्मा, मनी मर गई। रोजी ने चुनों से भरा हुआ छेबड़ा सर से उतार कर पीछे रख दिया। क्या बकती है, मैं सच कह रही हूं। मैं समझी थी कि सौरही है, मगर नानी कह रही है कि मर गई। रोजी खामोश खड़ी टिकटिकी बांधे खला में देख रही थी। बिल्लो ने इसे झंझोड़ा। चल ना अम्मा, नानी बिला रही है। रोजी चौंकी। क्या करूं, वहां जाए, मेरे पास तो कफन के पैसे भी नहीं है। बच्ची की मौत ने एक तरह घर के हर फर्द का बोझ हल्का कर दिया, मगर रोजी के दिल में गुस्से का तूफान उबल पड़ा। इसे मंजूर पर गुस्सा था जिसने इस बीमार बच्ची पर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया था। अपनी माँ पे गुस्सा था जो दिन रात बच्ची को गाली को सुने देती थी, और अपने ऊपर तो इंतहाई था कि काम से लूटकर कभी इस बदनसीब बच्ची को गोद में लेकर प्यार करने की सकत भी ना पाती थी। जिस दिन रोजी को मजदूरी नहीं मिलती थी, इस दिन वो दिन भर बलवा और अनवार को मारती, अपनी माँ से लाड़ती और मरी हुई बच्ची और बिछड़े हुए मुनव्वर को याद करके जोर जोर से रोती। महल्ले और पड़ोस वाले भी इस हंगामे से नाला हो गए थे। मुनव्वर को इसका बाप ले गया। छूटी बच्ची को अल्लाह पाक ने इस डाके से छुटकारा दिया। बिल्लो को भी दिन भर बीमार बहन को कंधे पर लादने से नजात मिल गई, और अनवार ने सारे गांव में आवारागर्दी, पतंग आड़ाने और गोलियां खेलने में वक्त गुजारना शुरू कर दिया। कई मर्तबा शिकायत भी आई कि अनवार ने ठेले वालों से फल उचक लिए हैं। हलवाई की दुकान से मिठाई चुराता भी पकड़ा गया। हर शिकायत पर रोजी आसमान की तरफ मुन अलिफाटे प्लो फैलाकर कहती, तुझे 2.5 घड़ी का हैजा आए तो मुझे चीन से मरने भी नहीं देगा। रोजी की माँ जहां जाती इसका रोना ले बैठती। हमारे तो नसीब फूट गए हैं, अपने खाने का ठिकाना नहीं। अब इस मिस्टंडी को कहां से भरी, और उसके लौंडे ने तो नाक ही कटवा दी है। अब इस बुढ़ापे में चोरी का दाग भी लग गया। निजाम अल-दीन की लड़की हामिदा अपने भतीजे के अकीके में आई हुई थी। इसने कहा, इसका दूसरा बया क्यों नहीं कर देती, अभी तो जवान है, कौन करेगा बया इससे। रोजी की माँ ने चढ़कर कहा, हाउसिंग कॉलोनी में जहां हमारा घर है वहीं कोने पर एक पटवारी है। रहने वाला तो किसी गांव का है, मगर बहुत दिन से हाउसिंग कॉलोनी में दुकान चलाता है, खूब कमाई है।
वो खुद किसी बेवा से निकाह करना चाहता है कि रोटी पक्का दे, फिर सास नंद का भी झगड़ा नहीं, अकेला ही रहता है। कौन सी बरादरी से है, अब बरादरी कुंबे को छोड़ो, शहरों में कोई नहीं पूछता। पहली बीवी छोड़ गई है, शायद औलाद नहीं थी। मैंने ज्यादा तो सुना नहीं, मगर आदमी अच्छा है, इसका ठिकाना हो जाएगा तो फिर अल्लाह का वास्ता। तुम बात चलाओ और रोजी से भी कह दो कि हमें बख्श दे। रोजी के सामने जब हामिदा ने ये बात छेड़ी तो इसने रूकर कहा, तुम मुझे यहाँ से ले जाकर झोंक दो तो मैं अलिफाफ ना करूंगी, मगर अब यहाँ रहना दोज़ख से भी बारा है। पूरा महीना भी ना गुजरा होगा जो रोजी ने दोबारा शाहरुख गोल्ड और किरण लगा हुआ जोड़ा पहना और हाथों में हरी चूड़ियां पहनकर अपने नए खावंद अय्यूब के साथ बस में सवार हो गई। बिल्लो और अनवार भी उसके साथ चले गए। अय्यूब पटवारी बुरा आदमी न था, रोजी के साथ मोहब्बत और फराख दिल्ली से पेश आता, मगर बिल्लो और अनवार को अपनी औलाद मानने को किसी तरह आमादा न था। बिल्लो को खुद भी अय्यूब से चढ़ हो गई। इसे अपना बाप मंजूर याद आता था, जो कभी कभार फैक्ट्री से लूटते वक्त मिठाई या फल लेकर घर आता था। ये सच है कि मुनव्वर को ज्यादा हिस्सा मिलता था, मगर ये भी न था कि बीवी के साथ अलग बैठकर खा पी ले और बिल्लो महज खाली छल के उठाने को रह जाए। ये बात रोजी को भी अच्छी ना लगती थी, मगर अब वो किसी कीमत पर भी खावंद से झगड़ा करने पर आमादा न थी। तपती दोपहर और कड़ाके की सुबह मजदूरी के तसव्वुर से इसकी जान जाती थी। अय्यूब किसी गांव का रहने वाला था। महीना में एक बार 2-4 दिन को घर जाता था, मगर कभी इसने रोजी को साथ ले जाने की ख्वाहिश की और ना रोजी को किसी गांव में कदम रखने की हसरत थी। आराम से 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती थी। पूरा साल भी ना गुजरा होगा कि वो उम्मीद से हो गई। अय्यूब की खुशी का ठिकाना न था। बीवी की खातिर मुदारात बढ़ गई। खट्टी मीठी चीजों के अलावा इलायची पड़े हुए पान भी दाकान से लाने लगा। बिल्लो को सौतेला बाप तो बुरा लगता ही था, अब माँ से भी खार खाने लगी और जिस तरह माँ को दादी नानी के साथ गाली गलौह करते सुना था, खुद भी वही अमल दोहराने लगी। रोजी यूं तो हर एतबार से खुश थी, मगर बिल्लो की जली कट्टी बातें और अनवार की गुंडागर्दी ने इसका नातिका बंद कर दिया था। अय्यूब से कुछ कहने की हिम्मत न थी और बच्चों को मारती तो वो चीख चलाकर सारा महल्ला सर पर उठा लेते। बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो अय्यूब उसको अस्पताल ले गया। अय्यूब की एक रिश्ता की चची हाउसिंग कॉलोनी में रहती थी। इसी ने रोजी को दुल्हन बनाकर घर आतारा था और वही जच्चा बच्चा की देखभाल को अस्पताल साथ गई। रोजी का ये 5वां बच्चा था, मगर उसकी पैदाइश हर बच्चा से ज्यादा तकलीफ दे थी। 3 दिन तक अजियत में मुब्तला रहने के बाद इसने अय्यूब के बेटे को जन्म दिया। अय्यूब के पास सारी दानिया की दौलत आ जाती तो इस वक्त सब लिटा देता। रोजी को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कहीं की मालिका है और अय्यूब इसका ज़र खरीद गुलाम। अस्पताल से घर लौटते ही अय्यूब ने कह सुआन कर चची को रोक लिया कि थोड़े दिन हंडिया रोटी कर दे। रोजी ने ठंडे गर्म पानी में हाथ डाला तो कहीं बच्चे को जुकाम ना हो जाए। रोजी ने पहले इतना असली घी और मेवे नहीं खाए और ना कभी ऐसा बालाई पोड़ा दूध पिया था जो इस मर्तबा नसीब हुआ। बच्चा 3-4 महीना का हुआ तो फूल कर गेंद हो गया और रोजी पर भी वजन चढ़ गया। वो बेइंतहा खुश थी। बच्चा बहुत खूबसूरत था और उसको देखते ही खिल जाता था। वो घंटों इसे गोद में लिए तकती रहती थी। जब से वो अय्यूब के साथ हाउसिंग कॉलोनी आई थी, लूटकर माँ बाप की दहलीज पर नहीं गई थी और ना उन्होंने पलटकर उसकी खबर ली थी। एक दिन इत्तला पहुंची कि इसके बाप का इंतकाल हो गया है। जल्दी से सामान बांधो, दोपहर की बस से चलते हैं, अय्यूब ने कहा। रोजी झिझकी, अब जाकर क्या करूंगी, बच्चा बहुत छोटा है। बच्चे का अल्लाह मालिक है। दुनिया क्या कहेगी कि बाप के मरने में भी नहीं आई। तुम साथ चलोगे? मैं वहां ज्यादा नहीं रुकूंगी। हाँ हाँ, मैं भी चिल्लूंगा। वो आखिर मेरे ससुर थे। रोजी ने जल्दी जल्दी सामान बांधा और बच्चों को लेकर अय्यूब के साथ चल दी। मरने वाले बाप का चेहरा याद आया तो आंसू बहने लगे। अय्यूब ने कहा, लाइव बच्चा मेरी गोद में दे दो। तुम सामान लेकर बिल्लो और अनवार के साथ बस में बैठो, मैं टिकट खरीदता हूं। रोजी ने बिल्लो और अनवार के हाथ में पोटली और बक्स पकड़ाया और खुद दीगर सामान लेकर आगे बढ़ी। सड़क पर उसके मैके का एक नौजवान इसे पहचान कर उसकी तरफ बढ़ आया। अरे रोजी, आया तुम, अब जा रही हो? शाद चचा का गोरो कफन तो कल शाम हो गया। तुम्हारा भाई तो अब तक नहीं आया। चुल्लू जल्दी करो, बस सीटी दे रही है। मुसाफिरों से खिंचा मैच भरी बस में वो बमुश्किल चढ़ पाई।
रहमत भाई, जरा देखना मेरे मियाँ बैठे हैं, बच्चा भी उन्हीं के पास है। बस चल दी थी। तुम्हारे मियाँ? रोजी आया, मैं तो उन्हें पहचानता नहीं। अरे भैया, अभी तो मेरे साथ हाउसिंग कॉलोनी से आए हैं, तुम्हारे सामने ही तो हम बस से उतरे हैं। रोजी आपा, क्या वो छोटा बच्चा कंधे से लगाए बस से उतरा था? क्या वो तुम्हारा मियाँ था? मगर वो तो फौरन ही हाउसिंग कॉलोनी जाने वाली दूसरी बस में चढ़ गया था। कहाँ है वो बस? वो बस तो फौरा ही चल दी थी जब आप इस बस में बैठ गई थी। रोजी ने खड़े खड़े अपना आप पेट लिया। ये क्या हो गया अल्लाह? ये कैसे हो गया? जब वो घर में दाखिल हुई और बिलक बिलक कर रोते हुए माँ से लेटी तो उसके ज़हन में मुर्दा बाप नहीं, अपने शेर खार बच्चे का ख्याल था। वो रात और फिर उसके बाद कितनी ही रातें अंगारों पर गुजरी। सुबह को वो जुनूनी कैफियत में माँ और बच्चों को बताए बगैर बस अड्डे पर पहुंच गई और हाउसिंग कॉलोनी चल दी। वो अपनी मर्जी से तो बाप के मरने पर नहीं आई थी, अय्यूब ने इसरार किया था और वो तो इससे मोहब्बत करता था। कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, फिर इसने ऐसा क्यों किया? कॉलोनी पहुंची तो दुकान बंद थी। घर के दरवाजे पर इसी तरह ताला लगा हुआ था जैसे वो कल छोड़ कर गई थी। अय्यूब कहाँ गया? बच्चे को कहाँ ले गया? अब कहाँ तलाश करूं? इसे फिर अय्यूब की चची का ख्याल आया। वो रिक्शा लेकर वहां गई। अरे तो वापस आ गई। चची ने इसे देखते ही कहा, छी, पता नहीं वो मेरा बच्चा लेकर कहाँ चले गए। घर पर तो ताला पड़ा हुआ है। रोजी ने रुकर कहा, घर पर बच्चा किया खुद पालता गांव ले गया होगा। उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, तुम मुझे गांव का पत्ता बताओ, मैं वहीं चली जाऊंगी। ओ गानों किया करने जाएगी? सौकन की जूतियां खाने। सौकन? मगर वो तो इसे बरसों हुए छोड़ चुके हैं। अय्यूब क्या पागल है जो अपनी बयाहता को छोड़ देगा? वो इसकी खाला की बेटी है। रोजी दम बखुद रह गई। मगर वो बच्चा तो मेरा है। तो क्या अय्यूब का नहीं? इसकी बीवी में क्या कमी है? बस एक औलाद की हसरत थी। आखिर जमीन जायदाद का वारिस भी अल्लाह चाहिए होता है, अल्लाह ने वो भी दे दिया। मगर अय्यूब मेरे बच्चे को नहीं छीन सकता। मैं महर का दावा करूंगी। पूरे 3,000 का महर बंधा था। अय्यूब ने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेले। क्या तूने अपने पहले शौहर से तलाक ली थी? जो अय्यूब से निकाह होता तो अय्यूब की बीवी ही नहीं तो फिर महर का दावा किसी करेगी? भोली औरत, शुक्र कर तेरे और तेरे बच्चों के 2 साल चीन से गुजर गए। कैसी फाका मारी आई थी और अब कैसी सांडे हो रही है। जा टाइम से अपने घर, अबादेर का रुख न करना। चची ने हंसकर बड़े तंज से कहा। इसने चची के पांव पकड़ लिए मगर उसने गांव का पता ना बताया। जब रोजी मैके वापसी पलटी तो उसे पता चला कि अपनी ही लाश अपने बेजान कंधों पर उठाना कैसा अजियतनाक होता है। लाहौर आकर उसने जमींदार के घराने में खाना पकाने की नौकरी कर ली और बिल्लो को भी साथ लगा लिया। अनवार हसब मामूल गलियों में आवारा फिरता रहता। रोजी जब तन्हा हुई तो अपने दोनों गुमशुदा बेटों को याद करके रोती रहती। वक्त गुजरता गया और बिल्लो जवान हो गई। रिश्ता भी तय हो गया, मगर रोजी के पास क्या था जो ढंग का जहेज देकर उसको रुखसत करती। रोजी तो ने बिल्लो के बाप को भी शादी की इत्तला दे दी। किसी ने इससे पूछा नहीं क्या खबर करती? उन्होंने पलट कर भी अपने बच्चों का हाल नहीं पूछा। मेरा बेटा तक मुझसे छीन लिया। उसने सर्द आह भरी। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, आखिर वो बिल्लो का बाप है। क्या पता वो जहेज में तेरी मदद करे। अगर वो शादी में आएगा तो तेरे बेटे को भी साथ लाएगा। इस ख्याल ने रोजी की रगों में नया खून दौड़ा दिया। वो दौड़ती हुई मुंशी जी के यहाँ गई और मंजूर के नाम मुफस्सल खत लिखवाया। अगर मंजूर और मुनव्वर शादी के वक्त न पहुंचे तो कोई बिल्लो को डोली में बिठाने वाला भी मुयस्सर न होगा। मंजूर भाई आ गए हैं। मैंने उन्हें अभी बस से उतरते देखा है। बारात से एक दिन कबल पड़ोसी ने आकर बताया। मीर उमनूर भी तो आया होगा। ये तो मुझे मालूम नहीं है। मंजूर भाई जरूर बस की छत से सामान उतरवा रहे थे। कुछ देर बाद ही मंजूर पहुंच गया। वो बेटी के लिए मसहरी बिस्तर और बर्तन लाया था। रोजी ने कवाड़ की आड़ में खड़े होकर पूछा, तुम मुनव्वर को साथ नहीं लाए?
इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार आ गया था। मंजूर ने रुकते हुए कहा, तो क्या मेरे नसीब में अपने बच्चे की सूरत देखना भी नहीं? नहीं, नहीं। ऐसा क्यों कहती हो? जरा बिल्लो के बया से निबट लो, फिर जी भर के मुनव्वर को देख लेना। आखिर वो तुम्हारी औलाद है। जब बिल्लो और मेहमान रुखसत हो गए तो इसका मंजूर से सामना हुआ। रोजी, मेरा कहा मानो तो अपने घर चलूं। मुनव्वर कई महीने से बीमार है, अब तो अम्मा भी इस दुनिया में नहीं है। बस मैं अकेला काम करने वाला हूँ। बाजार की रोटियां खा खा के पेट भी ठीक नहीं रहता और आंखों से दायनदिला नजर आने लगा है। डॉक्टर मोतिया की बीमारी बताता है। अनवार मेरी जगह लग गया तो मैं ऑपरेशन करा लूंगा। रोजी ने एक लम्हा भी सोच विचार नहीं किया और बोली, कब चलोगे यहां से? पूरे रास्ते वो मुनव्वर का तसव्वुर करती रही। वो तो मेरी सूरत भी भूल चुका होगा और मैं इसे कैसे पहचानूंगी? 19 साल में तो 8-9 साल का खलंडा लड़का भी तो अना जो उन बन जाता है। मुनव्वर वाकई माँ की शक्ल भूल चुका था। रोजी को देखकर उसने ताज्जुब का इजहार तो किया मगर खुशी का नहीं। और रोजी जैसे तो अना जो उनको देखने की मुंतजिर थी, उसने एक लागर और कमजोर लड़के को देखा जिसे रोज बुखार आता था और वो रात भर खांसता था। वो जी जान से मुनव्वर की तीमारदारी में लग गए। डॉक्टरों ने एक्सरे करवाया तो मालूम हुआ कि इसको तबदक हो गई है। इलाज महंगा था और मंजूर की महदूद कमाई में घर भी चलाना था। रोजी के पास 2-4 चांदी के जेवर थे जो अयूब ने बेटे के पैदाइश की खुशी में बनवा के दिए थे, जिन्हें रोजी ने अपने अच्छे बारे वक्त के लिए उठा रखे थे। अब मुनव्वर के इलाज में वो एक एक करके फरोख्त हो गए। 7-8 महीने वो दिन रात मुनव्वर की पट्टी से लगी रही। इसे अपने खाने और सोने का भी होश न था। अक्सर जो खाना मुनव्वर छोड़ देता वही खा लेती। वो सो जाता तो इसकी पायंती पर ही सुकड़ कर लेट जाती। रफ्ता रफ्ता मुनव्वर की तबीयत संभलती गई, वजन बढ़ने लगा और चेहरे पर रौनक आ गई। इस दौरान मैं किसी पड़ोसी ने इसकी माँ के मरने की खबर का फोन करवा दिया था, मगर वो मुनव्वर को छोड़कर किसी तरह जाती और अब लाहौर लूटकर जाने का कोई इरादा भी नहीं था। जिस दिन मुनव्वर का नया एक्सरे देखकर डॉक्टर ने उसे मुकम्मल सेहतमंद करार दिया, रोजी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, मजार पर चादर चढ़ाई और शुक्राने का रोजा रखा। फिर एकाएक अपनी थकन का एहसास हुआ तो उसकी अपनी तबीयत गिरी गिरी रहने लगी। अगर बेटों की शादियां हो जाएं तो वो चीन से आराम कर सकती है, ये रोजी का ख्याल था। मंजूर ने इसकी राय से इत्तेफाक किया और नारंग में अपने रिश्तेदारों को फोन किया। भला कमाओ लड़कों के लिए रिश्तों की क्या की। देखते ही देखते वो अपने दोनों बेटों के लिए 2 बहनें बया लाई। शादी की तैयारी और मेहमानों की भागदौड़ में वो बिल्कुल निढाल हो गई। इसे बुखार आने लगा, मगर नई दुल्हने कैसे चुकी चूल्हा करत। रोजी दिन भर बुखार में रहती और चूल्हे में झुलसती रहती। इसी दौरान मंजूर ने मोतियाबंद का ऑपरेशन करवा लिया। इसकी खिदमत भी रोजी के जिम्मा थी। इसको अपनी हालत पर ताज्जुब था कि जरा सी मेहनत और थोड़े से कामकाज से भी इसका दिल धक धक करने लगता है और चक्कर आ जाता है। फिर शाम से हल्का हल्का बुखार और रात खांसी का ठुका। वो घर गई। शुक्र है घर में बेटे बहुएं मौजूद थीं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि मंजूर की आंखों का ऑपरेशन बिगड़ गया। अब मोटे चश्मे के बावजूद इसे बहुत धुंधला दिखाई देता था। मुनव्वर तो पहले से फैक्ट्री में मुलाजिम था। मंजूर ने अपनी जगह अनवार का नाम लिखवा दिया। यूं दोनों के पैसे से घर चलने लगा। रोजी की तबीयत किसी तरह ठीक नहीं हुई तो वो मंजूर के साथ इसी डॉक्टर के पास गई जिसने मुनव्वर का इलाज किया था। डॉक्टर को तशखीस में ज्यादा देर न लगी। बीबी, तुम्हें भी टीबी हो गई है। एक्सरे करवाता हूं मगर वही दवाएं खाना होंगी। लगता है तुमने अपने बेटे से परहेज नहीं किया। ये लगने वाली बीमारी है, तुम्हें मुकम्मल आराम करना पड़ेगा। डॉक्टर ने रिपोर्टें देखने के बाद उसके काम में गो आसूर फूंका। मंजूर ने दोनों बेटों को डॉक्टर का फैसला सुना दिया कि अब रोजी का इलाज करवाना होगा। दोनों बेटे खामोश रहे मगर बहूहे ने इसी दिन रोजी के बर्तन अलहदा कर दिए और घूंघट सर का कर बावर्ची खाना खुद संभाल लिया। बड़ी बहू के बच्चा होने वाला था। मुनव्वर ने इससे कह दिया था कि माँ के करीब ना जाना। रोजी सहमी हुई अपने बच्चों का तर्ज अमल देख रही थी। एक दिन अनवार ने कहा,
अम्मा, डॉक्टर कहता है ये छूत की बीमारी है। अब छोटे से घर में परहेज कैसे होगा? फिर भाई ने उल्टा सीधा कुछ कह दिया तो हम सबसे झगड़ा होगा। इससे तो अच्छा है तुम अब्बा के साथ लाहौर चली जाओ, वहां नानी का घर खाली होगा, वहीं अपना इलाज करो अलीना। हमसे जो हो सकेगा खर्चा भेजते रहेंगे। जब अच्छी हो जाओ तो चली आना। रोजी के तो सारे एहसासात ही खत्म हो चुके थे। वो बोली, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। वहां लाहौर में मां की मौत के बाद रोजी का भाई कराची से आया और घर बीच कर वापस चला गया। अब वहां कोई और बसा हुआ था। आखिरकार मंजूर को जमींदार के पास में चौकीदार की नौकरी और रहने को एक कोटेर मिल गई, मगर रोजी के इलाज की कोई तदबीर फिर भी न बनी। वो अब उठते बैठते खांसती। मंजूर को रोटी पकानी नहीं आती थी। इसकी तो आंखें भी खराब हो चुकी थीं। बस्ती वाले तरस खा के खाने पीने से मदद करने लगे। एक दिन मंजूर ने लजाजत से कहा, रोजी, तेरा तो खैर ये मैका है, यहाँ सब लोग तेरे बाप भाई की तरह हैं, तुझे भूखा नहीं रखेंगे और दवा दारू भी करा देंगे, मगर मैं तो परदेसी हूँ, कब तक ऐसे मांग मांग कर के उहेगा? इससे तो अच्छा है मैं बच्चों के पास ही चला जाऊँ, थोड़े दिन बाद पैसों का इंतजाम करके वापस आ जाऊंगा। ठीक कहते हो, जाओ अपने बच्चों के पास चले जाओ। रोजी ने लेटे लेटे ही नजर उठाए बगैर कहा, रोजी को तेज बुखार चढ़ा हुआ है। दिन में 2-1 बार कोई ना कोई आकर खाना पानी पूछ जाता है, मगर उसको टेर में कोई ज्यादा देर नहीं रुकता। इसके महल्ले वाले अक्सर स्वयं 40वीं का खाना इसे दे जाते हैं। अभी परसों ही इसकी पड़ोसन अपने चंद पुराने जूड़े इसे दे गई कि जो कमीज रोजी कई दिन से पहने हुए थी वो अब जगह जगह से खी चुकी थी। बहरहाल वो खुद को कभी तन्हा नहीं पाती। माजी के दायनदल्ले साए हमेशा उसके गिर्दो पेश मंडलाते रहते हैं। अब अगर कोई इसे फकीरनी कह भी दे तो इसको क्या फर्क पड़ना था भला।